सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक किसान ने गन्ने की फसल लगाई जो बहुत अच्छी हुई। वो अपना गन्ना फ़रोख्त करने के लिए एक शख्स के पास गया और किसान ने उससे कहा कि वो उसकी फसल खरीद ले। अगर वो नकद कीमत अदा करने की हैसियत नहीं रखता तो कोई बात नहीं, किसान उधार करने को तैयार है। अच्छा, किसान की बात सुनने के बाद वो शख्स बोला कि ए भाई, तू मुझे कर्ज से माफ़ी रख, क्योंकि कर्ज के बगैर मेरा गुजारा हो जाएगा। अगर मैंने तेरे से उधार लिया तो ए किसान, तू सब्र नहीं कर सकेगा और मुझसे कर्ज वापसी का तकाजा करेगा, इसलिए तू मुझे कर्ज की लानत से दूर ही रहने दे। अच्छा जी, शेख सादी ने इस हिकायत में कर्ज को लानत करार दी है, क्योंकि जब इंसान ज़रूरत के वक्त कर्ज लेता है तो जिसका वो मकरूज़ है वो कुछ ही दिनों में उससे कर्ज की वापसी का मुतालबा शुरू कर देता है। कर्ज की बजाय अगर इंसान अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाए और अपने अखराजात अपनी आमदन के मुताबिक रखे तो क्या ही बात है, इंसान खुशहाल हो सकता है। सही है, कर्ज कह लें एक दलदल है और इससे बचने का निहायत आसान और उम्दा तरीका ये बताया गया है कि अगर इंसान अपने नफ्स के तकाजे पर खामोश रहे और नफ्स की तरगीब का शिकार ना हो तो मुफलिस शख्स हर तरह की शर्मिंदगी से महफूज रह सकता है। अच्छा, मुझे इस मौके पर एक और कहावत याद आ रही है और वो कुछ ऐसी है कि एक दफ़ा अकबर बादशाह ने सर्दी के मौसम में गरीबों को बांटने के लिए कुछ लिहाफ तैयार करवाए और उसका सारा इंतज़ाम बादशाह के ख़ास वज़ीर के सपुर्द था। अकबर ने वज़ीर को हुक्म दिया कि जब लिहाफ तैयार हो जाएं तो उसको बादशाह के सामने ज़रूर पेश किया जाए। अच्छा, लिहाफ तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो वज़ीर ने बादशाह को दिखाने के लिए वो लिहाफ जो है वो पेश किए। बादशाह ने एक लिहाफ को खुद ओढ़ कर देखा तो बादशाह के पाँव लिहाफ से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि लिहाफ की लंबाई जो है वो थोड़ी कम थी। अब अकबर ने वज़ीर से कहा कि लिहाफ तो छोटा है और मेरे पैर में से ये बाहर निकल रहे हैं इसमें से। तो वज़ीर ने जवाब दिया कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं तो बादशाह को मुश्किल नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के रहबरों ने जानते बूझते मुल्क पर इतने कर्ज चढ़ा दिए कि पाकिस्तान आज तक कर्ज जैसी नहूसत से निजात हासिल नहीं कर पाया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसने कर्ज का खुमार कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ाता चला गया। पाकिस्तान को कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ा, मतलब एक तो कर्ज, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज, फिर मजीद कर्ज, फिर मजीद कर्ज। ये मामला क्रेडिट कार्ड की तरह है, जिसका सारिफ एक दफ़ा इस्तेमाल शुरू कर दे तो शुरू में उसे सहूलत बड़ी नेमत लगती है कि वाह क्या बात है, उससे भरपूर लुत्फ़ उठाता है, बड़ा एंजॉय करता है। लेकिन सारिफ की आंखें कह लें कि उस टाइम पे खुलती हैं जब वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है। फिर सारिफ को यही जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो पहले बड़ा वो नेमत समझता है, फिर उसको अचानक से ही जहर लगने लग जाता है। पाकिस्तान को भी IMF के कर्ज ने कह लें कि अपने शिकंजे में बाकायदा जकड़ रखा है और लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस मरज़ से आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने कब और कहाँ कर्ज लिए, इसकी डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ज़रा सुनिएगा कि पाकिस्तान के कर्ज लेने की कहानी कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे इक़्तिदार में 20 अक्टूबर 1997 को IMF से $1.13 मिलियन का कर्ज हासिल किया गया। मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 4 सितंबर 2014 को एक्सटेंडेड फंड की मद में $4.3 मिलियन कर्जा हासिल किया गया। फिर आता है जी पीपल्स पार्टी का दूसरा दौरे इक़्तिदार, जिसमें जब मुल्क पर बेनज़ीर भुट्टो हुक्मरान थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने स्टैंड बाई की मद में 28 दिसंबर 1988 को $273.1 मिलियन का कर्जा हासिल किया। और बेनज़ीर भुट्टो के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 22 फरवरी 1994 IMF से $985.7 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार में 29 नवंबर 2000 को पाकिस्तान ने स्टैंड बाई की मद में $465 मिलियन का कर्जा हासिल किया। और अगले ही साल यानी 6 दिसंबर 2001 में एक्सटेंडेड क्रेडिट जो है इसके तहत पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्जा हासिल किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद जब पीपल्स पार्टी एक बार फिर इक़्तिदार में आती है तो 24 नवंबर 2008 को IMF ने एक बार फिर $7.2 बिलियन कर्ज की सूरत में दिए। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो जनरल अयूब खान साहब के दौर में पहली बार 16 मार्च 1965 में IMF से स्टैंड बाय लोन का मुआहदा किया गया
और इस कर्ज की रकम 37.5 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। जनरल अयूबी के दौरे हुकूमत में 17 अक्टूबर 1968 में 75 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में 11 अगस्त 1973 75 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया गया। 11 नवंबर 1974 को 75 मिलियन डॉलर का एक और कर्जा हासिल किया गया और इसी दौरे हुकूमत में 9 मार्च 1977 में 80 मिलियन डॉलर का एक और कर्जा हासिल किया गया। फिर आगे चलते इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान ने 24 नवंबर 1980 को एक्सटेंडेड सपोर्ट फैसिलिटी के तहत 1.2 बिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया। फिर 2 दिसंबर 1981 पाकिस्तान एक बार फिर IMF में गया और पाकिस्तान ने 919 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया। यह है पाकिस्तान के कर्जों के जाल में फंसने की कहानी। जाल ही है जिसमें फंस चुके हैं। अब देखें कि किसी हुक्मरान ने कर्ज से हाथ नहीं रोका, यानी जो आया उसने कर्ज लिया। IMF के आगे हमेशा पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। कर्ज देने वाले के आगे कर्ज लेने वाला, आपको पता है ना कि बोल ही नहीं सकता ना, कैसे बोल सकता है। अब पाकिस्तान IMF से लिए गए कर्ज का कड़वा घूंट कह रहे कि पीता चला आ रहा है और यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने समझा और सोचा कि कर्ज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में गले की हड्डी है कि अगर कर्ज का अज़ाब पाकिस्तान के सरों से नहीं निकाला गया तो फिर पाकिस्तान जिंदगी भर मुआशी तौर पर कभी भी खुद कफील नहीं हो सकेगा, हो ही नहीं सकेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कशकोल तोड़ देने वाले बयान पर कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदारों ने खूब गरज बरस करके तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भरपूर कोशिश की कि वो IMF के पास ना जाए, लेकिन जब कोई सूरत नज़र नहीं आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को IMF के पास जाकर एक बार फिर से कर्ज का कड़वा घूंट पीना पड़ा। IMF से कर्ज लेना बजाते खुद पाकिस्तान पर बोझ तो है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान को IMF के इशारों पर भी चलना पड़ता है, IMF की शराइत को मानना पड़ता है और पाकिस्तान की मजबूरी है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की मजबूरी है। IMF भी आप कह लें कि एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ती है और अब तो पाकिस्तान ने IMF की सख्त तरीन शराइत भी मान ली हैं, जिस पर शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर IMF की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए थी। और आज भी शौकत तरीन साहब ने IMF की जानिब से बजट में बढ़ते हुए दबाव पर भी खुलकर बात को ज़रा चलाइएगा। लेकिन आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हुकूमत ने IMF की सख्त तरीन शराइत को माना जो कि किसी तौर पर मुल्की मईशत के लिए बेहतर नहीं है। शौकत तरीन साहब ने साफ साफ अल्फाज में IMF को पैगाम देते हुए कहा था कि हम इतनी सख्त तरीन शराइत नहीं मानेंगे, IMF को अपनी सख्त तरीन शराइत पर नज़रसानी करना होगी और इसके लिए हुकूमत को IMF से बात भी करना होगी। ये हकीकत है कि IMF हमेशा बजट में अपनी टांग अड़ाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस बार IMF बजट में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और इसके बगैर रह लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम इसके कर्जदार हैं। जब हम इनके कर्जदार हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। शौकत तरीन साहब मईशत की बेहतरी की खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये बात भी फरमा रहे हैं कि IMF उन पर दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि इस बजट में टैक्सेस का मजीद बोझ अवाम पर डाला जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा, अवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अगर हुकूमत वाकई IMF फ्री बजट बनाने में कामयाब हो जाती तो फिर यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। मुख्तलिफ वजारतों की परफॉर्मेंस की जो खबरें आ रही हैं, कारकर्दगी की जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक तब्दीली अब नज़र आने लगी है और उन्हीं में एक वजारत है जी बहरी अमूर की। यहाँ भी जो आने वाली तब्दीली है वो मस्बत तब्दीली है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा जी, एक तब्दीली ये आई है कि जी मैरिटाइम सेक्टर के जो तमाम शोबे हैं उनको आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए पहली बार ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना और ईमेल आईडी वो जारी किए गए हैं और इसके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी को बाकायदा जांचा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे भी बता दूं कि PNSC यानी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में 2 LR एक टैंकर वेसल्स भी शामिल किए गए हैं, जिसके बाद उनकी तादाद 11 बताई जा रही है। अब तक जो अरबों रुपए कर्ज की अदायगी की जा चुकी है और KPT में भी कार्गो ग्रोथ 11 माह की बुलंद सतह यानी 25% तक पहुंच गई है। इसके अलावा वजारत का एक और बड़ा कारनामा यह है कि जी जो बड़ी तादाद में मैंग्रोव्स के दरख्त लगाए गए हैं ताकि मुस्तकबिल में तूफ़ान जैसी जो सूरत हाल है उससे किसी तरह निपटा जा सके, ये बड़ा कारनामा। अब इन सब का क्रेडिट वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब को जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरी वजारतें हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह दिखाएंगी, काम में दिलचस्पी लेंगी और ये कारकर्दगी होगी जो कि शेयर की जाएगी। और ऑपोजिशन के जो प्रोपेगेंडे हैं डेफिनेटली जब इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे वज़रा अपनी अपनी वजारतों में
तो फिर डेफिनेटली जो अपोजिशन के प्रोपेगेंडे हैं वो तो नाकाम हो जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा नाज़रीन, जब अपोजिशन शोर मचाती रही कि जी हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक में IMF का बंदा लगाया है, फिर स्टेट बैंक को IMF के सपोर्ट करने की खबरों पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है, कह लें कि दुरुस्त बात है कि सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है वही नहीं, बल्कि जो साबिका हुकूमतें हैं वो भी इसी मालियाती इदारे के इशारे पे तिगनी का नाच नाचती रही हैं। अब हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बजट में गरीब को किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। और शौकत तरीन साहब ने आज गरीब तबके की निशानदेही करते हुए बाकायदा कह दिया कि इस बजट में हुकूमत का फोकस बेसिकली उसी तबके पर है, और गरीब तक जब तक मुआशी समराज से गरीब फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता तब तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर आज़ाद व बेखौफ होकर अपनी पॉलिसियाँ तरतीब ना दे। अब वज़ीर साहब इमरान खान साहब तो साफ ये कह रहे हैं कि जी मुल्क से बुरे वक्त की जो आफत है वो टल चुकी है, अब जब बुरे वक्त की आफत टलेगी तो डेफिनेटली अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आदत है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, कि वो कौम से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं। जब मुल्क की मईशत अपनी पटरी से नीचे उतरी हुई थी तो आपको याद होगा कि खान साहब ने सब अच्छा कहने के बजाय कौम को हकीकत से आगाह किया था कि अच्छा नहीं है, और जो हकीकत है वो ये है। आवाम को बताया कि साबिका हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से मुल्क इस बदतरीन हाल में पहुँचा है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कह लें कि जो तल्ख हक़ाइक़ हैं वो बताए और कहा कि जिस साबिका हुकूमतों की नाअहलियों की वजह से मुल्क का जो कर्ज़ है वो 30,000 अरब तक जा पहुँचा है। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौम को ये भी बताया कि आज बिजली के रेट इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने मुख्तलिफ कंपनी से महंगे बिजली के मुआहदे कर रखे, और यही वजह है जिसकी वजह से बिजली की कीमतें बिजली बनकर आवाम पर गिरती हैं। लेकिन अपोजिशन की दीदा दिलेरी देखें आप, दीदा दिलेरी कि डंके की चोट पर वो बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत पर डालती हैं। कहने का मकसद कि वज़ीर आज़म साहब को मुल्क खस्ता हाल में मिला, जिसको फिर से माला माल बनाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। अंडरस्टूड सी बात है। अब इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, लेकिन हौसला दिया कि वो घबराए नहीं। फिर उसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया कि घबराना नहीं है। और क्या कहे उस मुल्क का वज़ीर आज़म, क्या कहे जिसको मुल्क खस्ता हाल में दिया जाए और फिर कहा जाए कि सारी मुरम्मत करके इसको ठीक कर दो, 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, 3 दिन में कर दो। तो प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं कह सकते कि घबराना नहीं है। वो घबराना नहीं है, उसका भी मजाक उड़ाया गया। और उन्होंने बार बार कहा कि घबराना नहीं है, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, हमारी नीयत अच्छी है, हम नीयत से काम कर रहे हैं और हमारा इरादा काम करने का, डिलीवर करने का। अब ज़रा सोचिए नाज़रीन कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब थे जिन्होंने अपनी उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया। अब वज़ीर आज़म साहब को मईशत में बेहतरी नज़र आ रही है तो फिर वो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है, और उतनी अपोजिशन कह रहे हैं कि परेशानी की जानिब बढ़ रही है। जैसे जैसे मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है और PTI की गवर्नमेंट में मईशत में बेहतरी आ रही है तो अपोजिशन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और जो अपोजिशन है वो परेशानी की तरफ बढ़ रही है, उनकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर इस बजट में आम इंसान के ख्वाब अगर पूरे ना हुए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मईशत बेहतरी के दावे हैं उन पर यकीनी तौर पर सवालिया निशान लग जाएंगे, सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, और फिर अपोजिशन को तनकीद करने का डेफिनेटली एक मौका मिल जाएगा। तो पहले मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का यकीन देखकर ऐसा लग रहा है कि बजट में खुशी की खबरें होंगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब तभी तो अपोजिशन पर हमले करते हुए कह रहे हैं कि अगर PDM चाहती तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकती थी, लेकिन चूँकि उनका मफाद अपना अपना था तो नहीं गिराई उन्होंने हुकूमत। अब इसीलिए वो इसे बचाने की कोशिश में लगे रहे। अवाम एक बार बातों में आ सकते हैं लेकिन हर बार बातों में नहीं आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा यकीन है कि जैसे जैसे मईशत तंदुरुस्त होती चली जाएगी वैसे वैसे अपोजिशन उनको मज़ीद टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, और वज़ीर आज़म साहब बजट में अपोजिशन के मुमकिन खेल तमाशे का सामना करने के लिए भी तैयार है। अगर हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया, महंगाई की तकलीफ से निजात दिला दी, मुआशी बेहतरी के असरात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने में हुकूमत किसी तौर पर कामयाब हो गई, यानी अवाम को रिलीफ मिल गया, तो फिर अवाम भी मान जाएंगे कि मुश्किल दौर तो गुजर गया, अब अच्छा वक्त शुरू हो गया। फिर वज़ीर आज़म साहब को हुकूमत को ये कहना कि तब्दीली आ चुकी है, लोग खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार करेंगे, हाँ ये है तब्दीली। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जी वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगली हुकूमत भी बनाने में यकीनी तौर पे कामयाब हो जाएंगे। शायद इसीलिए अपोजिशन को कह लें कि जान के लाले पड़े हुए हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। शायद खाना बाजी सब का ज़रा क्लिप होगा, चलाइएगा। अगर अवाम के मसाइल नून लीग के कायद ने हल किए होते तो मुल्क दिवालिया न होता। और दूसरी बात, जो तनकीद ऐवान में बिल लाने के हवाले से हुकूमत पर हो रही है, तो एक बिल नून लीग ने भी हुकूमत को दिया था, जानते तो होंगे वो बिल क्या था, मैं बताती हूँ। वो बिल था NRO लेने के लिए, यानी एहतसाब इदारों के आगे बंद बांधने का बिल, और ये बिल हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। और शायद इसी चीज़ का गुस्सा अपोजिशन
हुकूमत पर निकाल रही है। अब मुस्लिम लीग नून कभी ट्रेन हादसे पर सियासत करती है, कभी मुल्की मईशत पर और कभी लोड शेडिंग पर, क्योंकि अपोजिशन ये बात अच्छी तरह से जानती है कि हुकूमत डिलीवर कर गई तो फिर अगले इंतखाबात में भी इनके लिए नो एंट्री का साइन बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री। इसीलिए अब कल यकीनी तौर पे जब हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया जा रहा होगा तो मुस्लिम लीग नून हस्बे रिवायत शोर मचाएगी, शोर डालती हुई नजर आएगी। तो फिर ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कौमी असम्बली मफलूज होती हुई नजर नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। असम्बली मफलूज करने में अपोजिशन तो कलीदी किरदार अदा करती है, तो फिर नून लीग कैसे गिला कर सकती है, कैसे शिकवा कर सकती है। माहौल मुतासर किया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अगर ऐवान के मफलूज होने की फिक्र है तो फिर कल हंगामे करके पॉइंट स्कोरिंग ना करें, वो ऐवान का माहौल साजगार बनाने में अपना हिस्सा तो डालें। लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होगा, और इसकी वजह यह भी है कि अब अपोजिशन आपस में तकसीम है, अब हुकूमत से ज़्यादा आपस में मुकाबलेबाजी चल रही है। चलाइएगा ज़रा मरियम नवाज साहिबा का क्लिप। पार्टी साथ नहीं तो इसकी बात करना भी नून लीग को गवारा नहीं है। इस्तीफ़ों वाली बात भी लतीफ़े रह गए। तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून बजट में हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून पॉइंट स्कोरिंग करे, लेकिन सिर्फ अपने सुकून के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, क्योंकि अवाम तो जानते हैं कि साबिका हुकूमतों ने चादर देखकर पाँव नहीं फैलाए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब आ पहुंचा। अब यानी हम कह सकते हैं कि फरेब की सियासत नहीं चलेगी, चादर देखकर ही पाँव फैलाए जाएंगे, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे 2020-21 जारी कर दिया है। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि मईशत रिकवर हो रही है, हम अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं और FBR की टैक्स वसूलियाँ बेहतर चल रही हैं और टैक्स वसूलियाँ गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11% से भी ज़्यादा हैं। 3-4 माह से माहाना ग्रोथ जो है वो 50% से ज़ायद है और सनतों में भी 26% ग्रोथ देखने में आई। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वो चाहते हैं कि महंगाई रोकने के लिए पैदावार बढ़ाएं, ज़राअत में पैदावार को बढ़ाएंगे भी और ज़राअत पर जोर देना होगा और कोशिश करेंगे कि बरामदात में इजाफा किया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जी हमने बजट 5.7 ट्रिलियन का रखा है और 1.7 ट्रिलियन कर्ज बढ़ा है और पिछले साल 3.7 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा, जिससे इस साल आधा है। शरह सूद 13.2 से कम करके 7% तक लाई गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम ग्रोथ को 5, 6 और 7% तक लेकर जाएंगे। हम अभी 4% शरह नमू पर हैं, लेकिन हम 7 से 8% शरह नमू हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। गरीब आवाम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आदमी के लिए इस मरतबा बजट में तवज्जो दी गई है, खुसूसी तवज्जो, और हमने गरीब की ज़िंदगी आसान करनी है, उनके ख्वाब को पूरा करना है और इस बजट में गरीब हमारे लिए नंबर 1 तरजीह होगा। अब नाज़रीन, शौकत तरीन की बातें सुनकर तो बाज़ाहिर यही लगता है कि जो मुल्की मईशत है वो वाकई बेहतर आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करूंगी आज अपने मेहमान से। माहिर माशियात हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अकील करीम डेडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अकील साहब, ये जो वज़ीर ख़जाना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के तो बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें जुड़ रही हैं और लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा बजट होगा, पता नहीं अवाम के लिए बड़ा अच्छी ये खुशखबरी लेकर आएगा और गरीब अवाम जो है वो गुर्बत से निकलेगी बाहर। आप कैसे देखते हैं, अवामी रिलीफ का बाइस बनेगा ये बजट या फिर नहीं, ये सिर्फ बातें हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन वाकई बेहतर सिचुएशन है और अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर दावे कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो साल था, इस साल में अगर हम जाके देखें तो मुश्किल साल था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने सारे टारगेट अचीव किए हैं और अचीव नहीं किए हमने बेहतर किए। सबसे बड़ी बेहतरी जो ये सर्वे में हमने देखी है वो डेफिसिट कम हुआ है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी खबर है, अभी तक इसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर डेफिसिट कम होना ये हुसैन बात है, क्योंकि करंट अकाउंट आपने सरप्लस कर लिया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी आ रही थी, सब जगह आपने कुछ न कुछ अचीवमेंट की है, टूरिज्म वगैरह थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। लेकिन अगर आप अगले बजट में जाएंगे तो जो मुश्किलात आपने पिछले साल फेस की है वो अब नहीं होगी, क्योंकि कोविड की वजह से आपको लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, वैक्सीन के पीछे लगे रहे, तो गवर्नमेंट का फोकस उतना ज़्यादा इकोनॉमी पे नहीं था जितना अगले साल गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। और जिस तरीके से बजट आ रहा है और उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे,
और जो टारगेट है वो अचीव करने की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिविटीज हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि इनको वाकई कोई नए टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से पिछला बजट है उसको भी अगर ये आगे ले जाते तो ये 700-800 अरब रुपए आसानी से जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जी। ना, उसमें भी खासा हम इजाफा देख सकते हैं। और गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो यही होती है कि आप लोगों को रोजगार दें। तो पाकिस्तान में ये एक अच्छी सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है कि अब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। फिर ये है कि कुछ हद तक गवर्नमेंट ने महंगाई पे काबू पाया है। और ये चीजें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि आम आवाम के लिए बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ जो आपका रुपी है वो स्ट्रॉन्ग है। रुपी स्ट्रॉन्ग होना इन्फ्लेशन को नीचे लाता है, वरना अदरवाइज ये होता था कि हर साल हम डिवैल्यूएशन करके बैठ जाते थे। तो ऐसी अभी सिचुएशन फिलहाल नहीं दिख रही। फिर हमारे रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारे रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर आपके रिमिटेंस बढ़ के आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो इस वक्त नेगेटिव सब्जेक्ट था वो ये है कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम होता हुआ देखेंगे। तो गवर्नमेंट को अगला साल ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा साल होगा। शौकत तरीन साहब तो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि 5% की ग्रोथ अचीव करेंगे, लेकिन हम तो समझते हैं कि ये 5% से अच्छी खासी एक्सीड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये लॉकडाउन के बायस हमारा थोड़ा बहुत टाइम इफेक्ट हुआ है, लेकिन इस साल मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन, बहुत बड़े एक्सपेंशन में जा रही है इंडस्ट्रियां। और एक्सपोर्ट के भी हमारे आने वाले साल के नंबर अच्छे होंगे। आईटी एक्सपोर्ट हमारी काफी बढ़ रही है, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, लाइव स्टॉक में हमारे यहाँ काफी इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान आने वाला साल मैं समझता हूँ, रेमिटेंस में भी इस साल हमने देखा 30% के करीब इजाफा हुआ है। अगर इसमें भी इसी स्पीड से इजाफा होता रहा तो मैं समझता हूँ कि हमारे आगे मामला बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। अवाम के लिए फिर बहुत सारी चीजें अगले बजट में लाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो जितनी मुश्किलात थी वो निकल चुकी है। अब तो हमारा बिल्कुल अच्छा टाइम आ रहा है और जो वो चाह रहे हैं देने के लिए ठीक है। अवाम को, अवाम इससे भी ज्यादा फायदा उठाए। अच्छा अकील साहब, ये जो अभी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी यहाँ तक जाएगा, अभी यहाँ पर है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर ये बात सुनने में आ रही कि जी जो हुकूमत है वो आवाम को नए टैक्सेस के बोझ से बचा सकेगी, बचाने के दावे किए जा रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगाए जाएंगे ज़्यादा, तो अगर ऐसा होता है हुकूमत नया टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर ये हदफ कैसे पूरा होगा, ये भी ज़रा समझा दीजिएगा। देखिए, नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। पहले आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी, अब आपकी 4.5-5% इस साल आप ग्रोथ अचीव करेंगे। और अगले साल अगर 6% आप ग्रोथ अचीव करते हैं तो, और फिर आपकी डेट सर्विसिंग लास्ट ईयर इस साल ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट 13-13.25% भी था, अब इंटरेस्ट रेट 7% पे आ गया है। तो अब सिचुएशन कदरे बेहतर है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर आपके पास काफी पड़े हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंशन कर रही है। फिर इन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है कि अब हम फोकस करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री को, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि हम उनके लिए लैंडिंग वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बैंकों के नंबर नहीं देखे, प्राइवेट बोरोइंग रिकॉर्ड बढ़ी है। ये पहले कभी हमने नहीं सुना था। प्राइवेट बोरोइंग तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर हो गई थी और अब लोग बोरो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट सस्ता है, फिर इंडस्ट्री में बूम है और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। उमूमन हमारे यहाँ पॉलिसी बनती थी इम्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हम बन के बैठे हुए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है और इनके सारे के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हर जगह डिमांड हम देख रहे हैं। तो अगर ये डिमांड इसी तरह जनरेट होती रही तो यहाँ तो फिर पाकिस्तान तो पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि आने वाले साल में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट अगर टारगेट कर रही है $27 बिलियन एक्सपोर्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम 30 बिलियन से लेस करेंगे, हम 30 बिलियन के अतराफ क्रॉस कर जाएंगे।
अच्छा, ऐसी बातें भी हो रही है अकील साहब कि जी ये जो बजट होगा ये आईएमएफ ज़्यादा होगा, और जब बजट के हवाले से इतनी अच्छी बातें हैं कि जी नए टैक्सेस के बोझ से आवाम को बचाया जाएगा, फिर ये बात समझ नहीं आती कि फिर आईएमएफ ज़्यादा कैसे होगा और बजट में आईएमएफ का अमल दखल कैसे होगा, फिर ये ज़रा समझाइएगा। मैं आपको बताता हूँ, आईएमएफ का अमल दखल इसलिए नहीं होगा कि पिछला बजट गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। गवर्नमेंट ने आईएमएफ से जो नेगोशिएशन की थी और वो नेगोशिएशन के बाद हमने अपना रेवेन्यू टारगेट अचीव किया, हमने अपना करंट अकाउंट सरप्लस किया, हमने अपने रिजर्व बढ़ाए, हमने अपनी रुपये को स्ट्रॉन्ग किया। तो आईएमएफ मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने लगा होगा। वो यकीन से ये बात हमारी मानने को तैयार हो गया है कि यार जो सिचुएशन बुरी थी जब भी इन्होंने परफॉर्म किया है, तो अब तो सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो गई है। पहले तो फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई थी, अब तो वर्ल्ड बैंक का सर्वे भी आ गया, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में फूड के प्राइस नीचे जाएगी, तो ये भी पाकिस्तान के लिए खुशहाइन बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। उन्होंने मुश्किल टाइम में भी पाकिस्तान को अच्छे जगह पे लेके आए हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला हमारा अच्छा टाइम है। तो आने वाला साल अवाम के लिए बहुत अच्छा साल होगा। बेरोजगारी खत्म होती हुई दिख रही है, इंडस्ट्री में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपके कोई ऐसा टूरिज्म को मैं समझता हूँ कि ये अगला साल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा साल होगा। जो हमारा होटलिंग बिजनेस वगैरह जो इस वक्त इफेक्ट हुए थे, अब मैं समझता हूँ उसमें भी एक बेहतरी आ सकती है। तो ये कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ हम समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं उनके साथ, लेकिन अब कोविड दम तोड़ रहा है, और कोविड अगर दम तोड़ देता है तो उसके बाद जो एक्टिविटीज होगी वो तो अनबिलीवेबल होगी। पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के हवाले से, बीआर के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छी बात की कि अब हम कहेंगे कि ये नोटिस वगैरह बिला वजह किसी को ना भेजें। फिर उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट में भी किसी का अमल दखल नहीं होगा, और थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी और समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर हम अपने इन इदारों को बेहतर कर लेते हैं और कलेक्शन हमारा डेफिनेट बेहतर होगा। इसके पहले 2002 में हम ये देख चुके थे कि हमने ऑडिट वगैरह से जब हम निकले थे तो एफबीआर की तरफ से लोगों को हरासा किया जाता था, तो वो खत्म किया था, तो हमारा उस जमाने में कलेक्शन काफी बेहतर हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में भी ये सारी चीजें होती हुई दिख रही है, और इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। और अवाम, मैं समझता हूँ, कभी भी नहीं चाहती कि वो टैक्स ना दे। हर आदमी चाहता है कि इस मुल्क को वो टैक्स दे, टैक्स नेट से बाहर ना रहे। अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, अगर कोई टैक्स नेट से बाहर देता है तो उसको बेनिफिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टैक्स नेट में होगा तो ही बेनिफिट उठा सकेगा, वरना उससे इंडस्ट्री भी नहीं लगेगी, ना हाउसिंग सेक्टर में वो एक्टिविटीज कर सकता है, ना बाकी सेक्टरों में एक्टिविटीज कर सकता है। तो मैं समझता हूँ 7.5% इंटरेस्ट रेट लेके कोई भी आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। अब हर आदमी को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में आना होगा और इस टैक्स नेट का हिस्सा बनना होगा, इस मुल्क को लोगों को रोजगार देनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली सिचुएशन कदरे बेहतर सिचुएशन दिख रही है, और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो भी उन्होंने कहा है हर जगह उन्होंने कोई ना कोई काम अचीव किया है, चाहे वो लोकल इकोनॉमी के हवाले से हो या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। माशाल्लाह हर जगह उनको सक्सेस मिली है। तो आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बेहतर साल होगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो हाउसिंग सेक्टर की जो पॉलिसी दी गई है, ये तो अगले 25 साल तक परफॉर्म करेगी। इस बजट में अगर वो कुछ ना भी दे, मैं कहता हूँ फिर भी मैं समझता हूँ ये सेक्टर काफी परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये कंस्ट्रक्शन से और टेक्सटाइल से और आईटी सेक्टर से जरूर आएगा। अच्छा अकील साहब, अगर मईशत में इस्तेहकाम आ जाता है, बल्कि कहा जा रहा है कि आ गया है, तो अवाम को समरात कब तक मिलेंगे? बीबी, मैं वही कह रहा हूँ कि अब अवाम को इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हाउसिंग साइट पे लोग हेलो हेलो जी 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 प्लीज, हम सुन रहे हैं आपको। जी 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 अकील साहब प्लीज कंटिन्यू। माशाल्लाह इस वक्त लोग मिल नहीं रहे, टेक्सटाइल सेक्टर में लोग नहीं मिल रहे हैं। आप बाकी जगहों पे भी देखें डिमांड बहुत है। तो अवाम तक समरात यही होते हैं कि जब आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और लोगों को जब रोजगार मिलता है, और फिर मॉर्गेजेस वगैरह के हवाले से गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है लो हाउसिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये सारे इसके बेनिफिशरी आम अवाम होगी। और ये पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पाकिस्तान में 40,000 से
कम तनख्वाह वाला आदमी मकान खरीद सकता है। जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है, जिस तरीके से उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और मॉर्गेजेस अलाउ की है, और जो 4% पे गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका फायदा आम आवाम को ही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अकील करीम ढेडी साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाने से मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आज की बड़ी खबर शेयर कीजिए। देखिए, इस वक्त मीडिया पर भी और हर तरफ डिस्कस जो है वो बजट हो रहा है, लेकिन बजट के सारे मामलात में सियासी इसके जो पहलू है उस पर बात करते हैं कि आप ये देखें कि 24 घंटे बाकी हैं बजट पेश होने में, लेकिन अभी तक अपोजिशन अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर सकी। अभी तक नहीं पता कि अपोजिशन क्या करेगी, वॉकआउट करेगी, बजट पास नहीं होने देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इससे ज़्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है कि अभी तक कोई पता ही नहीं है अपोजिशन का कि अपोजिशन कहाँ स्टैंड करती है। हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन का चैलेंज भी है, जहांगीर तरीन ग्रुप का चैलेंज भी है, अपने इत्तेहादियों का मामला भी है, लेकिन ये तमाम जो मामलात हैं वो इन पर हाई भी ज़रूर है, बात भी ज़रूर हो रही है, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है और हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी वोट देगा। गो कि अभी तक उन्होंने वाज़े तौर पे ये अनाउंस नहीं किया, ना तो ये कहा है कि हम बिल्कुल बजट में साथ देंगे, ना ही ये कहा है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। पंजाब के बजट के हवाले से कुछ तफज़ात ज़रूर बरकरार हैं कि पंजाब के बजट में कोई मसला हम करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हुकूमत ये समझती है कि बजट के लिए कोई रुकावट वो पैदा नहीं करेंगे। इत्तेहादियों को मनाने के लिए भी टास्क दे दिया गया है। इत्तेहादी कल हम तफसील से बात कर चुके हैं प्रोग्राम में कि ये सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स का मसला है, ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का मसला है, अपने ज़ाती मफादात का मसला है। एक सियालकोट में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है काफी के, उसके ऊपर भी है कि हमें लड़ने दें। इस तरह के मामला ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज हमें बजट के वाले से नज़र नहीं आ रहा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने अगर वोट ना देना होता, अब तक उनकी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी होती। उनकी खामोशी ये बताती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करना चाहते हैं, लेकिन बजट में हुकूमत के साथ देंगे। अपोजिशन जो है उसमें लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है। आप ये देखें कि टॉक शोज़ में पीपल्स पार्टी और नूली वाले आपस में लड़ रहे हैं, ट्विटर पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पीडीएम में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में अंदर भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब अपोजिशन खुद तितर बितर है, जब अपोजिशन खुद एक पेज पर नहीं है, तो अपोजिशन कैसे हुकूमत को टफ टाइम देगी। अगर बजट को रोकना था, अगर बजट को पास नहीं होने देना था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि बहुत दिनों से अपोजिशन की हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती, मेहनत और कोशिशें नज़र आ रही होती, लेकिन क्योंकि इस बार बागडोर शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, तो शहबाज शरीफ साहब इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपोजिशन कुछ ऐसा करती रहे कि बजट भी पास हो जाए और लगे कि ये इनकी तो पूरी तैयारी थी कि बजट पास नहीं होने देना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके थे, मरीम साहबा और नवाज शरीफ लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहाँ से वो पिंडी पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके थे, जाती उमरा से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। अब भी शहबाज शरीफ साहब इसी तरह का कोई काम करेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है अपना कोई जो है वो असर रखने में, अपने कोई ताकत दिखाने में, अपना कोई दबाव डालने में, और आपस में लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। तो हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और नज़र यही आ रहा है कि बजट आराम से पास हो जाएगा। वो जो एक पूरी एक कंपेन चलती है, एक हाइप क्रिएट होती है कि बजट पास नहीं हो सकेगा, बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, उसके ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अभी आप देखेंगी कि कल से ये भी बड़ी एक बहस शुरू हो जाएगी कि बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी। इसका अखलाकी तौर पर तो हुकूमत के ऊपर दबाव होता है, सियासी तौर पर भी दबाव होता है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो चली जाएगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कुछ ये एक होता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिर एतमाद का वोट लेना चाहिए अखलाकी तौर पर, तो वो तो इमरान खान साहब हफीज़ शेख साहब वाले मामले के बाद ये बात साबित कर चुके हैं कि उनके अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि वो किसी भी वक्त ऐलान करके और वो जो है वो एतमाद का वोट ले सकते हैं, और उन्होंने लेकर दिखाया भी सही। तो इसलिए ये जो एक हाइप सी कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस हाइप को कोई फ़ायदा नहीं है। बजट पास होगा और हुकूमत इस हवाले से भी बहरहाल कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लेके आ रही है बजट में, जैसे किसानों को रिलीफ दिया जा रहा है, किसानों के लिए पैकेज लाया जा रहा है, नया टैक्स कोई नहीं लगाया जा रहा, आवाम को ये एतमाद दिया जा रहा है, यकीन दहानी कराई जा रही है कि अब जो है वो बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, गो के पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में जो है वो बढ़ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में
नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत हर आने वाले दिन के साथ क्राइसिस से निकलती चली जा रही है, मजबूत होती चली जा रही है, और हर आने वाले दिन के साथ अपोजिशन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है, जिसका एक अहम इशू बजट जैसे मसले के ऊपर अब तक वो पॉलिसी अपनी बाजी नहीं कर सके। और कल इस हवाले से उन्होंने इजलास बुलाया है, लेकिन लगता नहीं है कि अपोजिशन जो है वो इस बजट में कोई रुकावट पैदा कर सकेगी। और अपोजिशन को भी ये चाहिए कि बजाय हल्ला गुल्ला करने के, देखें ठीक है बजट के हवाले से, ठीक है बजट के हवाले से बड़ी अच्छी बातें सामने आ रही जो कि आपने भी अभी शेयर की हैं, लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बातें अभी भी कर रहे हैं कि जी अब जो बजट है वो IMF ज़्यादा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि जी आवाम को नए टैक्सेस से बचाया जाएगा, नए टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत नहीं लगाएगी ज़्यादा। अगर तो नए टैक्सेस नहीं लगाए जाते तो एक सवाल ये कि फिर हदफ कैसे पूरा होगा, ये भी ज़रा बताइएगा। और दूसरी बात है कि अभी भी जिन लोगों को लगता है कि IMF ज़्यादा होगा, उन्हें क्यों ऐसा लगता है? देखें, आप पिछले 10 साल के बजट इजलास से पहले की 3 दिन की अखबारें निकाल के देख लें, आपको 10 साल पिछले ना हर साल यही खबर मिलेगी। अपोजिशन कहेगी बजट पास नहीं होने देंगे, जिस दिन बजट पास होगा हुकूमत कहेगी हमने अवाम दोस्त बजट दिया है, उस दिन अपोजिशन कहेगी इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। जब पीपल्स पार्टी ने बजट दिया था उस वक्त नून लीग ने यही कहा था, 2008 से 2013 तक, 2013 से 18 तक जब इन्होंने दिया अपोजिशन ने यही कहा। अब इमरान खान देगा तो ये आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से कोई वाक़या होता है तो नोटिस ले लिया गया, रिपोर्ट तलब, फलां ये कर दिया फलां, वो एक घिसे पिटे एक पैटर्न है, चंद एक जुमले होते हैं जो हर मौके के ऊपर आपको सुनाई देते हैं। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, वही आपको जुमले नज़र आएंगे, लेकिन अपोजिशन की कोई एफर्ट आपको नज़र नहीं आ रही। और अपोजिशन को भी चाहिए कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि बजट में कोई बेहतरी आ सकती है, उनको अपनी अच्छी तजावीज़ देनी चाहिए। मसला यहाँ पर तो मामला ये है कि कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, जो भी मसला हो, वहाँ पर भी अपोजिशन जो है वो सियासत करती नज़र आती है। हुकूमत अपोजिशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती है। कौमी मामलात के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर भी हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र नहीं आते। पार्लियामेंट के अंदर हमें हुल्लड़बाजी नज़र आती है, ड्रामा नज़र आता है, या सर्कस नज़र आती है, इल्ज़ामात नज़र आते हैं और बिलो द बेल्ट चीज़ें नज़र आती हैं। कोई अच्छी डिस्कशन सामने नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि इस बजट में, ये जो बजट अभी इस पर बहस होगी, अपोजिशन अच्छे तरीके से अपनी सजेशन लेके आए, कह के देखें पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी सब आपके लिए भी पाकिस्तानी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने हमारे लिए हैं। कुछ ने आपको वोट दिया, कुछ ने हमें वोट दिया है, उनकी बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए और आप अच्छी तजावीज़ दें। तजावीज़ आपके पास है नहीं, और आप खुद तबाह करके गए हुए मीशत को, आप पाकिस्तान को स्नैच पर लेकर आए, आपने पाकिस्तान की मीशत को तबाह और बर्बाद किया। आज आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, सजेशन आप देते नहीं हैं, तामीरी और आप तामीरी बात करते नहीं हैं, आप जो है वो ऐसी तजवीज़ नहीं देते जिसके ऊपर वाकई हुकूमत पर दबाव हो कि ये कर लें तो आवाम को फ़ायदा हो। फजूल में बातें करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, और ना ढंग से अपोजिशन करनी है, ना ढंग से पार्लियामेंट चलने देनी है। तो ये मामला इसी तरह रहेंगे, लेकिन हुकूमत आराम से बजट जो है वो पास करवा लेगी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।